हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स क्लासेस में। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हम यहाँ पर क्लास 10th साइंस का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो हमारे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम देख रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी के सभी क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप पूछ सकते हैं पर्सनली। तो आज हम एक नई वीडियो क्लास हमारी नई क्लास है। क्या नाम है उसका? चैप्टर हमारा चल रहा है लाइफ प्रोसेस। इससे पहले इसका पार्ट 1 हो चुका, ये है पार्ट 2। कौन सा है? पार्ट 2। पार्ट 1 हम कर चुके हैं इसका, ये हमारा पार्ट 2। ठीक है। पहले वाले पार्ट में हमने पोषण से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे। यहाँ हम श्वसन से रिलेटेड देखेंगे। किससे रिलेटेड? श्वसन से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, पादपों में जाइलम का कार्य है। आपको बताना है कि जाइलम का क्या कार्य होता है। देखिए, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। क्या होता है? फ्लोएम। जो जाइलम होता है, जैसे जल जैसे जाइलम, तो जाइलम जो होता है वो जल का क्या करता है? परिवहन। क्या करता है? परिवहन। और जो फ्लोएम होता है वो किसका करता है? खाद्य पदार्थों का। किसका करता है? खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। तो आपसे जाइलम भी पूछा जा सकता है, फ्लोएम भी। तो पादपों में जाइलम का क्या कार्य होता है? जल का परिवहन। भोजन का स्थानांतरण किसका कार्य होता है? फ्लोएम का। किसका होता है? फ्लोएम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। आपको बताना है, यहाँ पर दे दिया कि फ्लोएम द्वारा किसका स्थानांतरण हो रहा है? भोजन का। किसके द्वारा होता है? सुक्रोज के द्वारा, प्रोटीन के द्वारा, हार्मोन्स के द्वारा या वसा के द्वारा। तो जो फ्लोएम होता है वो भोजन का स्थानांतरण पत्तियों से क्या बनता है? ये पत्ती है इस तरह से, ठीक है। इससे क्या बनता है? इससे बनता है भोजन। क्या बनता है? भोजन। तो जो ये भोजन बनता है इसका स्थानांतरण पेड़ पौधों में किसके रूप में होता है? सुक्रोज के। किसके रूप में होता है? सुक्रोज। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ऊर्जा की मात्रा है। आपको बताना है ऊर्जा की मात्रा है। सबसे पहले इनकी फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है डीएनए, इसकी फुल फॉर्म होती है डी ऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए की होती है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ये भी आपसे पूछी जा सकती है। एटीपी की होती है एडेनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जो ऊर्जा की मात्रा होती है वो क्या होती है? एटीपी। क्या होती है? एटीपी। एटीपी किसकी मात्रा होती है? ऊर्जा की। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, किस श्वसन में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? आपको बताना है किस श्वसन में सर्वाधिक, ऑक्सी में, अनोक्सी में, किण्वन में या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा लगभग 38 एटीपी के आसपास किस में मिलती है हमें? ऑक्सी श्वसन में। किस में मिलती है? ऑक्सी श्वसन में। ठीक है। जो ऑक्सीजन, ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसको बोलते हैं ऑक्सी श्वसन, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसको बोलते हैं अनोक्सी श्वसन। क्या बोलते हैं? अनोक्सी श्वसन। तो जो ऊर्जा मिलती है वो किसके फॉर्म में मिलती है? जो ऊर्जा मिलती है वो कितनी ऊर्जा, किस में ज़्यादा मिलती है ऊर्जा? ऑक्सी श्वसन में। ठीक है। और अनोक्सी श्वसन में क्या मिलती है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, और यहाँ पर मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। क्या हो जाता है? लैक्टिक अम्ल, जिसकी वजह से थकावट हो जाती है। आपने देखा होगा जब आप रनिंग वगैरह कुछ विटल एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग या कुछ भी फिजिकल वर्क जिसमें आप ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो कुछ टाइम बाद आपको थकान होने लगती है, सांस चढ़ने लगता है। तो क्यों चढ़ने लगता है? क्योंकि वहाँ पर पहले होता था ऑक्सी श्वसन, लेकिन उस कंडीशन में अनोक्सी श्वसन होने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या जमा हो जाता है? आपका लैक्टिक एसिड। मांसपेशियों के बीच में क्या जमा हो जाता है? लैक्टिक एसिड। तो सलाह दी जाती है कि गर्म पानी से नहा लेना चाहिए।
ठीक है, या कुछ एनर्जी ले लेनी चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 ले लेनी चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया बतानी है, किस में होती है? कोशिका द्रव्य में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, तो जो ग्लाइकोलाइसिस है उसकी प्रक्रिया किस में संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य में। किस में होती है? कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसको? साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 6, रंध्र का संबंध किससे होता है? देखिए, रंध्र क्या होते हैं? ये जो पत्ती हैं, पत्ती में क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छिद्र। उस छिद्र को बोलते हैं रंध्र, ये स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? रंध्र। तो रंध्र का संबंध किससे होता है? वाष्पोत्सर्जन से। किससे होता है? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्या प्रक्रिया होती है? जिसमें जो आपका पानी या लिक्विड होगा, कोई भी द्रव होगा, वो गर्म करने के बाद किस में बदल जाएगा? गैस की फॉर्म में। इस फिनोमिना को बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, यानी कि वाष्प का उत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य के शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? बताना है कितनी फेफड़ों की संख्या होती है। तो कितने होते हैं फेफड़े? इस तरह से होते हैं। कितने फेफड़े होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। तो कितने फेफड़े होते हैं? 2। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? ग्रास नली की लंबाई बतानी है कितनी। ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी आया था। कितनी होती है? 5 से 8 सेंटीमीटर। कहीं कहीं पर 10 से 12 सेंटीमीटर भी मिल जाएगा, वो भी ऑप्शन सही होगा। तो कितना होगा? 5 से 8 सेंटीमीटर लंबाई होती है किसकी? ग्रास नली। किसकी होती है? ग्रास नली की। ग्रास नली। क्वेश्चन नंबर 9, वसा में घुलनशील विटामिन है। देखिए, पिछले वाली वीडियो में थे पानी, जल में घुलनशील विटामिन। यहाँ पर किस में है? वसा में। ए डी एंड के, बी सी, सी के, बी डी। तो देखिए क्या होगा, जो जल होगा, जल में घुलनशील कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो आप विटामिन खाएंगे वो जल में घुलेंगे, जैसे विटामिन बी और विटामिन सी। और कुछ ऐसे होंगे जो किस में घुलेंगे? वसा में। किस में घुलेंगे? वसा में। तो वसा में इनको छोड़कर, बी और सी को छोड़कर सारे किस में घुलेंगे? वसा में। ए, डी, ई, विटामिन के यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये फैट में घुलेंगे वसा में, और ये किस में घुलेंगे? पानी में। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होंगे? ए, डी और के। और बी और सी किस में घुलनशील होंगे? जल में। बी और सी किस में घुलनशील होंगे? जल में। क्वेश्चन नंबर 10, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है, इसको HB से लिखते हैं। क्या? हीमोग्लोबिन। जहाँ पर हीमो का मतलब क्या होता है बताइए? तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो एक तरह का क्या होता है? प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। कहाँ पाया जाता है? आपके ब्लड में। कहाँ पाया जाता है? ब्लड में। कहाँ पाया जाता है ये? ब्लड में। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? ब्लड में। याद रखना है आपको, ठीक है। और क्या कार्य होता है इसका? अगर कार्य पूछा जाए, ये शरीर के अंग और ऊतकों तक क्या पहुंचाता है? ऑक्सीजन। अंग और ऊतकों तक क्या पहुंचाता है? ऑक्सीजन पहुंचाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? वापस लाएगा। ठीक है, हीमो का मतलब आयरन। क्या पाया जाता है आप हीमोग्लोबिन में? आयरन। ये भी याद रखना है। क्या पाया जाएगा? आयरन, यानी कि Fe। तो किसमें भूमिका निभाता है? श्वसन में। किसमें निभाएगा हीमोग्लोबिन? श्वसन में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, वायुमंडल में श्वसन अंगों द्वारा शुद्ध वायु ग्रहण करना तथा अशुद्ध वायु को बाहर निकालना क्या कहलाता है? वायु, देखिए, एक चीज होती है श्वसन। क्या होती है? श्वसन। एक होती है क्या? श्वासोच्छ्वास। क्या होती है? श्वासोच्छ्वास। इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन, इसको बोलते हैं ब्रीथिंग। क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग। दोनों में डिफरेंस होता है। आपने कौन सी गैस ली? ऑक्सीजन गैस ली, बाहर निकाल दी आपने कार्बन डाइऑक्साइड, ये कहलाता है आपका ब्रीथिंग।
क्या कहलाता है? ब्रीथिंग, यानी कि श्वासोच्छ्वास। तो इसमें क्या आंसर आएगा? श्वासोच्छ्वास। अब श्वसन क्या होता है? श्वसन में वो प्रक्रिया भी शामिल होती है, दोनों में अंतर समझिए, श्वसन में और श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर होता है। श्वसन के श्वासोच्छ्वास यानी कि ब्रीथिंग केवल एक प्रोसेस है जिसमें आपने ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर दिया, जबकि रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या आएगा? श्वासोच्छ्वास तो आएगा ही, उसके साथ सेलुलर रेस्पिरेशन भी आता है, कोशिकीय श्वसन भी। मतलब आपने ऑक्सीजन ली, वो ऑक्सीजन क्या करती है? शरीर के अंदर खाने को तोड़ेगी और कौन सी गैस निकल जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्रोसेस कहलाता है आपका श्वसन। उसने केवल इतना पूछा है कि वायुमंडल में श्वसन अंगों द्वारा शुद्ध वायु ग्रहण करना और अशुद्ध वायु को बाहर निकालना क्या कहलाता है? श्वासोच्छ्वास। क्वेश्चन नंबर 12 आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा जो आएगा वो किस पर आएगा? वो आपका जो टॉपिक है हार्ट वाला, हृदय वाला परिवहन, उसके ऊपर वीडियो आपको देखने को मिलेगी, पार्ट 3। तो मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या मैंने कल भी बताया था आपको, कितनी होती है? 3 जोड़ी। कितनी पाई जाती है? 3 जोड़ी। 2 कान के पीछे, कर्ण पूर्व, कर्ण पूर्व। 2 पाई जाती है आपके जबड़े के नीचे, अधोहनु, और 2 पाई जाती है किसके? जीभ के नीचे, अधो जिह्वा, अधो जिह्वा। तो कितनी होती है लार ग्रंथियाँ? 3। कितनी होती है? 3। तो इस तरह से आपकी ये क्लास खत्म होती है आज। तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को देख रहे होंगे। अगर कोई भी दिक्कत आपको आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं पार्ट 3 के साथ।